इंडिया के कोस्ट पर जब पहला यूरोपियन जहाज़ आया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि आने वाले 250 सालों तक भारतीय इतिहास की डायरेक्शन ही बदलने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। इनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे और डेक्लाइन के रियल कॉजेज़ को देखेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पोर्तुगीज़ इन इंडिया 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है और यहाँ से यूरोप और इंडिया का एक डायरेक्ट सी रूट ओपन होता है। ये फर्स्ट यूरोपियन पावर थी इंडिया में। ये डिस्कवरी सिर्फ एक जर्नी नहीं थी बल्कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का एक टर्निंग पॉइंट था। और इससे पहले जो भी ट्रेड होता था वो अरब और इटालियंस के थ्रू इनडायरेक्ट होता था। पोर्तुगीज़ का कैपिटल गोवा था जिसे 1510 में अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था। इनका एम क्लियर था, इनको ट्रेड करना है, नेवल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है। ओके, यहाँ से पोर्तुगीज़ इंडिया में एक प्रॉपर कॉलोनियल पावर बनकर उभरते हैं। ये एक तरह के सिस्टम को फॉलो करते थे जिसे कार्टाज सिस्टम, नेवल पास सिस्टम कहते थे। बेसिकली ये क्या होता था कि जिनको भी समुद्र से व्यापार करना है उनके पास ये एक कार्टाज लाइसेंस होना चाहिए, तभी ये लोग अलाउ करते थे उनको वहाँ पे व्यापार करने देना। अब देखते हैं पोर्तुगीज़ के कंट्रीब्यूशन को। इन्होंने एक डायरेक्ट सी रूट ओपन किया यूरोप और इंडिया के बीच में। पोर्तुगीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था मॉडर्न नेवल वेलफेयर का इंट्रोडक्शन। ये अपने साथ कैनून्स, वारशिप्स और नेवल स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आए। इन्होंने पोर्ट्स डेवलप्ड किए जिसमें जहाँ जो है गोवा में, दमन एंड द्वीप में और बेसिन में, और जो बाद में जाके एक ट्रेडिंग हब बन गए। एग्रीकल्चर में भी इनका इम्पैक्ट बहुत डीप था। पोटैटो, कैश्यू एंड टबैको, ये क्रॉप्स पोर्तुगीज़ ही इंडिया में लाए थे जो आज इंडियन फूड कल्चर का एक हिस्सा है। रिलीजियस लेवल पर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत स्प्रेड किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पोर्तुगीज़ ने इंडिया में पहली बार प्रॉपर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया था। अब देख लेते हैं पोर्तुगीज़ की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को। वास्को डी गामा 1498 में सी रूट को डिस्कवर किया था। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी और बैटल ऑफ ड्यू जो 1509 में हुई उसको लड़ा था। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो इस पॉलिसी का गोल था पूरे इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल कर लेना, जिसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी एक पावरफुल नेवी को बनाया और जो मेजर पोर्ट्स थे जैसे कि गोवा, उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया और कुछ रेगुलेशन भी बनाई जिसका पार्ट है कार्टाज सिस्टम जो अभी हमने पहले पढ़ा। अल्फोंस दे अल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर किया 1510 में और उसी वक्त इसको पोर्तुगीज़ का कैपिटल भी बनाया गया गोवा को, और ये रियल फाउंडर थे पोर्तुगीज़ एम्पायर के। अल्फोंसो दे नीनो एक नेवल ऑफिसर थे जो स्पाइस रूट्स को प्रोटेक्ट किया करते थे। अब देख लेते हैं कि पोर्तुगीज़ के डेक्लाइन होने के क्या कारण थे। वीक एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज थे इनके पास। रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी, फोर्स कन्वर्जन कराते थे ये लोग। स्ट्रॉन्ग राइवल्स थे इनके, डचेस, इंग्लिश और फ्रेंच। यूनियन विद स्पेन, वीक इन पुर्तगाल, और 18वीं सेंचुरी तक सिर्फ गोवा, दमन एंड द्वीप ही बचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्तुगीज़ पावर कमर्शियल और नेवल दोनों फील्ड्स में ही बैकवर्ड होती चली गई थी। अब देखते हैं डच इन इंडिया। डच की एंट्री इंडिया में 1605 में मछलीपट्टनम में होती है और 1602 में इनकी कंपनी बनी थी। मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इस्टेब्लिश हुई थी और 1605 में मछलीपट्टनम में इंडिया में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्पाइस ट्रेड मोनोपोली। पुलकित इनकी पहली कैपिटल थी जो बाद में नागापट्टनम शिफ्ट कर दी गई। पुर्तगीज़ को कई जगह, डचेस ने पुर्तगीज़ को कई जगह डिफीट किया और कोरोमंडल, बंगाल, मालाबार कोस्ट में इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल प्रेजेंस बना ली। लेकिन एक बात क्लियर थी, डचेस ट्रेडर्स थे, रूलर्स नहीं। उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर था, पॉलिटिकल कंट्रोल पर नहीं। अब देखते हैं डचेस के कंट्रीब्यूशन को। डचेस ने पोर्तुगीज़ मोनोपोली को ब्रेक कर दिया, लार्ज स्केल में कमर्शियल नेटवर्क डेवलप्ड किए। ये मेजर इनके ट्रेड थे स्पाइस का, इंडिगो, सिल्क एंड सॉल्ट पेटर का। इन्होंने अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश की थी पुलिकित में, नागापट्टनम में, मछलीपट्टनम, कोचिन एंड चिंसोरा जो बंगाल में है।
डचेस ने बेटर शिपिंग और वेयर हाउस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को भी बूस्ट किया। अब देखते हैं डचेस के डिक्लाइन होने के क्या क्या रीजंस थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ कोलाचिल, जो 1741 में लड़ा गया था। इस बैटल में डचेस को एक लोकल इंडियन रूलर ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। इनका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था इंग्लिश के साथ, फ्रेंच के साथ। इनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो बहुत वीक था। ओनली ट्रेडर्स थे, कोई एम्पायर नहीं था इनका। हाई एक्सपेंस थे इनके और कंपनी में करप्शन बहुत ज़्यादा था। और इनका फोकस बाद में आते आते इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट होने लगा था। और फाइनली ब्रिटिश नेवल सुपरमेसी इंडियन ओशन में डोमिनेट करने लगती है। डचेस ने इंडिया 1825 में कंप्लीटली छोड़ दिया था। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1602 में और पहली फैक्ट्री लगी थी मसूलीपट्टनम में इंडिया में, जो लगी थी 1605 में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डच डिफीट थी बैटल ऑफ कोलाचिल, जो 1741 में लड़ी गई थी। और डच फाइनली लेफ्ट इंडिया इन 1825। अब देखते हैं इंग्लिश इन इंडिया। अब हम बात करते हैं उस पावर की जो लास्ट तक सरवाइव भी करती है और इंडिया पर राज भी करती है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल एम्पायर जहांगीर के कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन तो 1600 में ही पड़ चुकी थी। उनकी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है सूरत में, जो उस टाइम पर वेस्ट कोस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। इंग्लिश का जो ऑब्जेक्ट था वो बिल्कुल सिंपल था कि पहले ट्रेड करेंगे और बाद में टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे। उनके मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स थे सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है। रॉयल चार्टर, मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इन इंडिया, इसका मतलब है कि उनको रॉयल चार्टर का सपोर्ट मिला, जिसमें इंग्लिश कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने के मोनोपोली राइट्स दे दिए गए। अब देखते हैं इंग्लिश की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इन्होंने एक मॉडर्न कमर्शियल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड अर्बन सेंटर्स को भी डेवलप्ड किया, जिसमें मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। प्रेस, पेंटिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को डेवलप्ड किया। ये सब ब्रिटिश पीरियड की एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल लेगेसी है। ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न जुडिशरी और सिविल सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया और इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन एक डिपेंडेंट लूप के साथ, एंड लीड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया में राइज होने में हेल्प करी थी, और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस देखेंगे कि उस इवेंट्स के अंदर एग्जैक्टली था क्या। तो सबसे पहला डिसीजिव मूवमेंट है बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में लड़ा गया था। यहाँ से इंग्लिश का पॉलिटिकल रूल ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में लड़ा गया था। इस बैटल के बाद मुगल एम्पायर, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब सब मिलकर भी इंग्लिश को हरा नहीं पाए थे। और उसके बाद आता है दीवानी ऑफ बंगाल, जो 1765 में आता है। इंग्लिश कंपनी को रिवेन्यू कलेक्शन का लीगल राइट्स मिल जाता है इसमें। उसके बाद आता है सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे टूल को यूज़ करके इंग्लिश ने स्टेप बाय स्टेप पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल बना लिया था। और फाइनली 1858 तक ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका था। अब देखते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के डिक्लाइन होने के क्या रीजंस थे। ब्रिटिश रूल का डिक्लाइन किसी एक वजह से नहीं हुआ था, बल्कि मल्टीपल लॉन्ग टर्म फैक्टर्स ने मिलकर सिस्टम को तोड़ दिया था। इनका पहला रीज़न था डिक्लाइन का एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी ख़राब थी कि बस ये इंडिया से वेल्थ को ड्रेन करना चाहते थे। हैवी टैक्सेशन एंड लैंड रिवेन्यू सिस्टम, इनका लैंड रिवेन्यू सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। सोशल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस, और 1857 का रिवोल्ट एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स का राइज होना शुरू हो गया था। वर्ल्ड वार ने ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिकली और मिलिट्री भी वीक कर दिया था। और फाइनली 1947 में इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। अब पढ़ते हैं फ्रेंच इन इंडिया के बारे में।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इस्टेब्लिश होती है और उनकी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगती है 1668 में। फ्रेंच का मेन सेंटर था पौंडीचेरी और बाकी सेंटर्स थे चंद्रनागौर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसीलिए इसे चंद्रनागौर प्रोनाउंस कर रहे हैं, वैसे ये चंद्रनगर है। माहे, कराईकल और यनम। इनका एम क्लियर था कि इनको ट्रेड करना है और पॉलिटिकल पावर चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंच के कॉन्ट्रीब्यूशंस को। पौंडीचेरी को एक मॉडर्न यूरोपियन पोर्ट सिटी के रूप में इन्होंने डेवलप्ड कर दिया था। इन्होंने टेक्सटाइल और स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था और इन्होंने यूरोपियन टाउन प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया था। यूज़ इंडियन रूलर्स कॉन्फ्लिक्ट फॉर एक्सपेंशन। इंडियन रूलर्स के जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उनको अपनी पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए इन्होंने यूज़ किया। और ड्यूप्लेक्स वो आदमी था जिसने फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन की रियल फाउंडेशन रखी थी। अब देखते हैं कि फ्रेंच के डेक्लाइन होने के क्या क्या रीजंस थे, और सबसे मेजर रीजन था ड्यूप्लेक्स की डिफीट, स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश नेवल पावर, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, heavy financial loss and final setback after the Third Carnatic War and reduced to only small trading centers। अब देखते हैं डैनिश इन इंडिया के बारे में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डैनिश का अराइवल 1620 में होता है। इनकी कंपनी का नाम था डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके मेन सेंटर थे तरंगुबार जो तमिलनाडु में है, और अदर सेंटर थे इनके सेरमपुर जो बंगाल में है। इनका एम क्लियर था, सिर्फ ट्रेड करना है, प्रॉफिट कमाना है, कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, कोई हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करनी। अब देखते हैं डैनिश के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तरंगुबार को इन्होंने एक ट्रेडिंग पोर्ट बना दिया था। ये ट्रेड करते थे टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का और इंडिगो का। और सेरामपुर मिशनरी पास जो प्रिंटिंग और एजुकेशन के लिए होता था। और क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रमोट किया था इन लोगों ने। पीसफुल ट्रेडर्स थे, कोई वार नहीं की किसी इंडियन रूलर्स के साथ। अब देखते हैं कि इनके डेक्लाइन होने का क्या कारण था, कि ये बहुत स्मॉल पावर थी और लिमिटेड रिसोर्सेज थे इनके पास। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के साथ और फ्रेंच आर्मी के साथ ही कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इनका जो प्रॉफिट था वो बहुत लो था और नेवी भी बहुत वीक थी। नो पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपेंशन, सोल्ड ऑल इंडिया सेटलमेंट्स टू ब्रिटिश इन 1845। दिस इज़ द मेजर रीज़न फॉर डेक्लाइन। और अब देख लेते हैं वन लाइन के लिए कुछ एग्जाम के फैक्ट। डैनिश का कैपिटल था तरंगुबार और डैनिश का सेटलमेंट से सोल्ड होता है ब्रिटिश को 1845 में। डैनिश रिमेन्ड प्योरली ट्रेडिंग पावर।